नमस्कार, आप देख रहे हैं बकौल और मैं हूं हर्ष काफर आपके साथ। तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर निगाह डाल सोच और सोच कर सवाल कर। इसी को अगर मैं कुमाऊनी में कहूँ तो कहूंगा कि जली हुई धुनी बटी चिलम जलून रह गई, धुनी कसी जली बता यो बात बीच रह गई। कैल ढूंढ फोड़ी बता कैल गाड़ तगाड़ दे उस स्वयं को आंखों में उजड़ गई। आज हम जिनसे मिलने आए हैं वो मतलब एक आंदोलन की क्लास है। आंदोलन कैसे होते हैं और 28 साल की उम्र से ही 28 साल से पहले ही वो आंदोलनों में कूद गए थे और देहरादून में रहते हैं। देहरादून हम आए हैं मिलने। नाम है जयदीप सकलानी। तो सकलानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए, और हम आपको दीपू बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो बताएं, आप बताएं कैसा रहा आपका समय? समय बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया, सही चल रहा है? सब बढ़िया। क्या है नया ताजा आजकल जीवन में? क्या है राजधानी की हलचल? राजधानी तो अब क्या है ना कि सन्नाटा है राजधानी में। हाँ, कोई हलचल नहीं है। कोई हलचल नहीं है। कोई हलचल नहीं है। हाँ। राजधानी अभी कुछ शांत पड़ी हुई है। क्या है तसल्लियों के इतने साल बाद? तो वो है कि गांव शहर के नामों पर अब लाशों की मंडी है। जनमन सारा झुलस रहा, राजधानियां ठंडी है। राजधानियां सुलगाओ वो शब्दों के सौदागर, अब तो सड़कों पर आओ वो शब्दों के बाजीगर। तो हालत ये है आज की डेट। ये है आजकल। तो क्या रहती है आजकल आपकी दिनचर्या? दिनचर्या शहर में तो ये है कि सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी या फिर हाँ, तो जितने में तो ज्यादा कोशिश हो सकती है। और अपने अड्डेबाजी तो है ही। अड्डेबाजी है। अड्डेबाजी में ये है कि विभिन्न लोगों से मिलना होता है। हाँ। विभिन्न विचारधारा के लोगों से मिलना होता है। विचारों का आदान प्रदान होता है। बहसें होती हैं और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। केवल ज्ञानवर्धन के लिए वहां बैठना। और दूसरी बात, शहर में अब हालत ये हो गई कि लोग एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं है। ये तो नहीं है कि चाकू पे धार दे रहे हैं अपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि अब हम उम्र के उस पड़ाव में आ गए हैं ना कि अब हमसे कोई उम्मीद करे कि हम संघर्षों को लीड करेंगे तो अब मुश्किल है। सही बात है। एक समय होता था, अपने जवानी दे दी, इतने समय दे दिया। अब तो ये है कि हाँ, जहाँ सही बात है वहां खड़े रहिए, गलत का विरोध करिए, बस। तो 94 में 1994 में आप 28 साल के थे। हाँ। और जब आप आंदोलन में कूद ही पड़े थे। प्रॉपर ठीक है, दिन रात सुबह उठ 4 बजे से 24/7 4 बजे से शुरू हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जनगीतों को आपने जनगीत मतलब इनके ऐसा है कि जैसे हम फिल्मी गाने गाते हैं वैसे इन्होंने जनगीत गाए। हाँ। और वो मतलब ऐसे याद ही हो चुके हैं। सब याद है। याद क्या हो चुके हैं आप? वो खूनी में आ गए। वो बिल्कुल सही बात ठीक है। कैसा था आंदोलन का टाइम, जरा कुछ, और खासकर एक 28 साल के लड़के की नजर से? देखिए, मैं बताऊं आपको, शुरू में जब हम आंदोलन में गए, जब हमें लगा कि राज्य की, क्योंकि हुआ क्या कि 84 के बाद इंजीनियरिंग करी, उसके बाद अब 88 के बाद में काम धंधे में लग गए, तो सोशल सर्कल इतना नहीं था। क्योंकि स्कूल टाइम पे भी ऐसा होता था कि स्कूल से आए, ट्यूशन पढ़ने गए, शाम को 4 बजे घर आए, फुटबॉल का जूता उठाया और ग्राउंड में चले गए। तब तक फुटबॉल खेली जब तक फुटबॉल दिखती थी। अंधेरे होने पे घर आते थे, जो रूखी सूखी खाते रोटी पड़ी, खाया पिया, पढ़ते पढ़ते सो गए। तो जिंदगी ये थी। उसके बाद जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब अपने जो सर्कल के बाहर के लोगों से मिलना शुरू हुआ। जैसे कोई राजस्थान से था, गुजरात से था, तो डिफरेंट लोगों से मिले, अलग अलग लोगों को देखा। और जब 94 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ, बेसिकली हुआ क्या था कि आरक्षण की मांग से आंदोलन उठा था। और शुरुआत में जब एक धरना हुआ था, एक मतलब एक सांकेतिक चक्का जाम हुआ था जी। उसमें छात्र संघ के नेता थे, उस समय जुगरान जी थे और विजय प्रताप मल थे, संदीप पटवाल थे। तो ये वो लड़के थे जो उस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में यहाँ पर बड़े एक्टिव हुआ करते थे। और इन लोगों की एक सोच भी थी पहाड़ के प्रति। तो इस चक्कर में ये हुई, चलो सांकेतिक जाम, एक चक्का जाम किया जाए। सांकेतिक जाम हो गया। उसके बाद फिर बड़ोनी जी बैठे उस बॉडी में, उनपे वहां पे मार पिटाई हुई, जो भी हुआ। उसके बाद ये आंदोलन बढ़ गया एकदम। ठीक है। फिर ये हुआ कि सड़कों पे वही बातें, जिंदाबाद मुर्दाबाद। थोड़े दिन तो हम रहे उसमें। फिर एक दिन अशोक चक्रवर्ती दादा थे यहाँ पे एक। अच्छा। क्योंकि एक नाट्य संस्था थी गांधी पार्क में, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे एक तरीके से। तो हम भी चले गए। हमें लगा ये माध्यम सबसे सशक्त माध्यम है जनता के बीच में जाने का।
सही बात। क्योंकि कला और संस्कृति जो है ना, वो कहते हैं ना कि ये कला ही उठाती है आवाज को, आसमां को झुकाने का दम चाहिए। ये कमीशन, ये धंधे, ये दादागिरी, इनको चेहरों को नोचे वो जन चाहिए। एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, जनगीतों का वातावरण चाहिए। तो ये गीत जब सुना हमने कहा यार ये सही है, क्योंकि इसमें कुछ आपकी मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद करके आप क्या कर लेंगे, लेकिन ये ऐसी विधा है कला जिसमें आप विभिन्न आयामों को छू सकते हैं। अपने व्यूअर्स को आप बता रहे हैं उसके कई माध्यम हो सकते हैं, माध्यम से, गीतों के माध्यम से हो सकते हैं, नुक्कड़ के माध्यम से हो सकते हैं, आम जनता तक अपने व्यूअर्स को पहुंचाना चाह रहे हैं और अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि आप गीतों के माध्यम से या आप पोस्टरों के माध्यम से या नुक्कड़ के माध्यम से जी, क्योंकि नुक्कड़ जो है सबसे अच्छी विधा है और सबसे आप जनता के मतलब ग्रास रूट लेवल तक आप पहुंच सकते हैं आराम से। फिल्मी गानों में, एक जनगीतों में आप मास जनता के बीच में जा सकते हैं, नुक्कड़ में आप कोने कोने में जा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। जिनको समझ में आएगी आपके साथ जुड़ेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगी आपका विरोध भी करेंगे। तो ये एक कारण था कि हम लोग ये संस्था से जुड़े, मतलब इस पूरे गतिविधियों से हम जुड़ने शुरू हो गए। ठीक है। फिर हमने एक उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चा बनाया था। उसमें शहर के जाने माने रंगमंच कर्मी, साहित्यकार, गीतकार जुड़ते गए और आंदोलन में हम लोग सबसे पीछे चलते थे, डपली बजा के, डोर थाली बजा के, जनगीत गाते हुए। फिर बाद में यह हो गया कि लोग हमारे पीछे खड़े होने लगे, ठीक, और हम जुलूस में सबसे आगे हो गए। वो दौर था जहाँ लोगों को ये चीजें समझ में आने लगी थी। ठीक है। तो हम लोग सुबह 4 बजे प्रभात फेरी, उसके बाद घर आए, नहाए धोए, फिर दिन भर जुलूसों में, शाम को 5 बजे फिर नुक्कड़ नाटक, रात 11 बजे घर, सुबह 4 बजे फिर। और पढ़ाई के दौरान कभी सुबह 4 बजे नहीं उठे। तो इस आंदोलन में अजीब सा जुनून था, सुबह 4 बजे उठ के सड़कों पर रहते थे। ठीक ठीक ठीक। ये हो गया। लेकिन आज के डेट में हालत ये होगी कि ये कैसी अनहोनी मालिक, ये कैसा संजोग, कैसे कैसे कुर्सी पर है, कैसे कैसे लोग। तो हालत अब ये हो गई है उत्तराखंड। जब नए लड़के कुछ आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, छात्र आंदोलन हो रहे हैं या रोजगार के लिए आजकल आंदोलन हो रहे हैं, आपकी तरफ देखते हैं ये लोग क्या ये आएंगे तब कुछ हो जाएगा? नहीं, मैं बताऊं क्या है, लड़के चाहते हैं कि आंदोलन एक दिन करें, अगले रिजल्ट मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप एक दिन के आंदोलन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे तो कभी नहीं होगा। और सतत आंदोलन लड़ने की लड़कों पे भी क्षमता नहीं है, या यूं कहे कि इन पे वो पेशेंस नहीं है। सही बात है भाई। 6 साल इस आंदोलन को, उत्तराखंड आंदोलन में हम रहे भाई, अपने अंदर पेशेंस था, हमारे अंदर संयम था, तो राज्य मिला। और ये इकलौता ऐसा राज्य जिसमें कई हिंसा नहीं हुई। एक जो डीएसपी की मौत हुई है, उनको भी हम कह रहे हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन कई हिंसा नहीं हुई है इस आंदोलन में। आप देखिए झारखंड में शिबू सोरेन धनुष बाण लेके घूमते रहे 40 साल तक। सुभाष सिंह गोरखालैंड के लिए लड़ते रहे बंदूकों के दम पे, कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने हिंसात्मक आंदोलन लड़ा और हमें राज्य मिला, और हमारी बदौलत बाकी 2 राज्य और बन गए। क्या मोटिवेशन था, मतलब सवेरे उठ के प्रभात फेरी, ये क्या मोटिवेशन? वो मतलब? केवल सबसे बड़ी बात कही, अस्तित्व का सवाल था, संस्कृति का सवाल था। हाँ। हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी थी। हाँ। हमें अस्तित्व की लड़ाई लड़नी थी। हमें लोगों को बताना था कि उत्तराखंड बिल्कुल अलग चीज है, हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है। हम लोग पहाड़ हैं और पहाड़ में सबका स्वागत है। ठीक है। हम सबको गले लगाने को तैयार है। सही हो गया। लेकिन हमारी भावना से मत खेलो, हमारे अस्तित्व को ललकारो मत। बस वो एक लड़ाई थी। पहाड़ का मतलब पहाड़ था तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर भी थे आपकी नजर में? देखिए मैं बताऊं, जिस समय क्या था, उसमें गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में जो भी कहा जाता था उसको हमने पहाड़ माना था। अच्छा, उस टाइम पे जो कमिश्नरी थी गढ़वाल कुमाऊं, ठीक है, उसके अंदर में जो आता था पहाड़ था। अब जरूरी नहीं है कि पहाड़ में सब चीज चोटीली पहाड़ पे ही होगा, नदियों के पठार भी होंगे, वो तराई भी होंगी, वो भी तो पहाड़ का हिस्सा है ना। नदी वहीं से तो मिट्टी लेके आ रही है उस तराई के लिए, वो भी हमारा हिस्सा है। तो हमारा ये मतलब था कि हम सब जो पहाड़ में रहने वाले हैं, जो कमिश्नर में रहने वाले हैं, वो यहाँ के हिस्सा माने जाएंगे। सही है। तो इसलिए हमने समझ, ये आंदोलन में ये एक बात हुई कि चलो लड़ाई लड़ी जाए और एक अलग राज्य का निर्माण करते हैं। अलग राज्य निर्माण के पीछे जो मेन जो कुछ कारण थे वो ये थे कि लखनऊ में बैठ के लोग पहाड़ की योजनाएं बनाते थे, और ऐसे लोग योजना बनाते थे जिन्होंने पहाड़ देखा ही नहीं। हमारा ये कहना था कि पहाड़ जिन्होंने देखा है वो पहाड़ की योजना बनाएंगे तो वो स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन अब हालत 23 साल बाद भी वही है जो पहले थे। तसल्लियों के इतने साल बाद, निगाह डाल सोच कर सवाल कर।
ये लोग देहरादून बैठते हैं या दिल्ली बैठते हैं? कौन? विधानसभा वाले? नहीं मतलब देखिए, पहले तो देहरादून से नहीं, वहां से चल रहा था ना, लखनऊ से लखनऊ चल रहा है। अभी क्या दिल्ली से नहीं चल रहा है कुछ? नहीं, दिल्ली नहीं, देखिए राष्ट्रीय दल जो भी होगा दिल्ली से गवर्न होंगे। हाँ, राष्ट्रीय नहीं, प्रॉपर नेता भी तो उठ के दिल्ली पहुंच जा रहे हैं ना। देखिए इन्होंने घर मकान फर्स्ट क्लास वहां दिल्ली में बना रखे हैं और पहाड़ पहाड़ कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो क्या नाम है, एक बल्ली सिंह चीमा जी की एक कविता है। हाँ। कि एक मकान है देहरादून में, एक मकान है दिल्ली में, ऐसा कुछ कविता है उनकी एक। तो ठीक है, आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहाड़ के प्रति कम से कम जिस उद्देश्य से हमने राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, वो उद्देश्य अभी पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। केवल उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, ये 3 डिस्ट्रिक्ट नहीं है पहाड़ में। सही बात है। असली पहाड़ तो वो है। असल में चक्कर क्या हो गया, लोगों के दिमाग में भी ये बात आ गई, नेताओं के, कि पहाड़ वहीं तक है जहाँ तक लाल बत्ती की गाड़ी जाती है। और मैं कहता हूँ कि हमारा पहाड़ उसके आगे शुरू होता है, यहाँ पे लाल बत्ती की गाड़ियां नहीं जाती। आज भी 23 साल बाद भी अगर कोई महिला सड़क पर बच्चे को जन्म दे रही है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। सही बात है। आज भी केवल सड़क इससे नहीं बनी कि वन नदी नहीं मारे जा रहे हैं, 4 बांस के पेड़ काटने, वन नदी की वजह से नहीं कट सकते, और आपने मोड़ के पूरे जंगल साफ कर दिए, आपने सहजार रोड पे पूरे जंगल उड़ा दिए। अब आप एयरपोर्ट की विस्तार की बात कर रहे हैं, आप अलाना फलाने के लिए जंगल काटने की बात कर रहे हैं, तो जरूरत क्या है भाई? विकास अगर मानव के हित में नहीं है, अब आप देखिए ना, इसी साल देख लीजिए, ना मसूरी में बर्फ है, ना नैनीताल में बर्फ है, ना बारिश हो रही है। तो कहाँ से आ रही ग्लोबल चेंजिंग का? मतलब हम ही तो दोषी हैं, प्रकृति को नुकसान तो हम ही लोग पहुंचा रहे हैं अपने आराम के लिए। मैं नेताओं को भी दोष नहीं दे रहा इसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हैं। हाँ बिल्कुल, बराबर। हमको बड़ी सड़कें चाहिए, बिल्कुल। हमको 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचना है। क्यों पहुंचना है यार 2.5 घंटे में दिल्ली? ऐसी क्या आफत आ रही है? सही बात। तो हमारा ये मानना है कि विकास जो है वो आम जनता के हित में रख के, ताकि पर्यावरण संतुलन को बरकरार रखते हुए उस तरीके से विकास होना चाहिए। तो रोड जो नहीं कट रही है उसके अगल और बगल तो चड्डा साहब मकान ले रहे हैं, जमीन तो चड्डा साहब की चली जा रही है ना। देखिए मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है इसमें कि जमीन बेचने वाले कौन लोग हैं? यस, गांव वाला है, हम ही लोग बेच रहे हैं। हाँ। तो दूसरे कैसे दोष, जब अपना सिक्का खोटा दूसरे कैसे दोष देंगे आप? तो भू कानून क्या है फिर, ये जरा समझाइए इसके। देखिए भू कानून में ये था कि जो खंडूरी जी ने करा था कि 250 मीटर वर्ग मीटर तक या 500 मीटर वर्ग ले सकते हैं, हम उसके लिए भी राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान का आदमी कहीं भी रह सकता है। सही बात है। मैं भी कल मैं चेन्नई मकान लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जिस पर्पज के लिए जमीन ले रहा है वो उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने का सरकारों का काम है। आप मकान बना के रहो ना, कौन दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। हम तो हर धर्म को, हर समाज को अपनाने को तैयार हैं। भाई हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान विभिन्न धर्मों का एक गुलदस्ता है जिसमें हर धर्म के, हर जाति के लोग हैं। हम तो कहते हैं आओ ना। अब क्योंकि मैं तो पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, तो मैं तो डिफरेंट कल्चर में रह चुका हूँ। मैं कन्नड़ कल्चर भी देखा है, तमिल कल्चर भी देखा है, तेलुगु भी देखा है। बेसिकली सारे के सारे एक जैसे हैं। अब आप देखें ना, जैसे भी जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं या लोकगीत हैं पहाड़ों में, आप उत्तराखंड में देख लीजिए, आप हिमाचल में देख लीजिए, आप असम में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, तो ये सब सर्किल में गाए जाते हैं। आप गरबा देखिए, गरबा सर्किल में रहता है। सही। और आपका हमारा मंडाण सर्किल में होता है। मंडाण भी सर्किल में होता है, ठीक है ना। हाँ। वो क्यों होता है? क्योंकि सब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। वो जो खुशी होती है, अरे थोड़ा सा बस बस बस, वो जो खुशी होती है चेहरे पे वो दिखनी चाहिए। तो मैं वही कहता हूँ, कल्चर सब जगह एक जैसे ही है, सिर्फ उसके अपनाने के तरीके अलग अलग है। सही। अब मैं वो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी आदमी कहीं भी आकर रह सकता है हिंदुस्तान में, ठीक है, लेकिन वो हमारे जो हमारा कल्चर है उसके साथ बदतमीजी ना करे बस। मतलब अगर हम इस चीज को मानते हैं, अब कई लोग हैं, अभी आप देखें, अब सबसे बड़ा एग्जांपल सिलकारा का बताता हूँ मैं आपको। हाँ। वो अर्नोल्ड डिक्स जो है वो देवता के सामने सर झुका रहे हैं। ये हमारा कल्चर है। अगर अर्नोल्ड डिक्स वाले 4 लोग और भी आते हैं ना, उनका स्वागत है। आप अपनी भावनाएं रखिए, अपने धार्मिक रीति रिवाज बनाइए, हम अपने रीति रिवाज बनाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है ना कि पहाड़ों को समझने के लिए पहाड़ी मानसिकता होनी चाहिए, बहुत जरूरी। पहाड़ों को लोग ऐसी का अड्डा समझते हैं और हम उस नीति के खिलाफ हैं। पहाड़ को आप प्यार करिए, पहाड़ को प्यार करने से सबको आके
पहाड़ सबके, नदियां सबकी हैं, ये पहाड़ को ऐसे पहाड़ी की तरह प्यार करिए। अभी आपकी वो कहते हैं ना 57 साल है ना? वो कहते हैं ना कि औरत की पीठ पे बंधा बच्चा है पहाड़। बस। हाँ। अभी आपकी उम्र 57 साल है? हाँ, 57 साल के करीब। तो 3 साल बाद रिटायर हो जाते हो? लगता नहीं मैं रिटायर होऊंगा। हाँ। जब तक चल रहा है। तो राजनीति में आने का कोई नहीं, मन? कोई शौक नहीं। कोई कहीं से साइड से राज्यसभा भेजवा देते हैं? नहीं। कोई शौक नहीं। ठीक है। राजनीति में कोई शौक नहीं है, पर हाँ सामाजिक मुद्दों पे जरूर जागरूक रहेंगे। हाँ। सांस्कृतिक मुद्दों पे जरूर जागरूक रहेंगे। सही है। देखो, मैं ना तो कलाकार, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, मैं वो कलाकार नहीं हूँ। मतलब जैसे ट्रेन कलाकार, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई तबला बजाता है, तो हम उस टाइप के कलाकार तो नहीं है। कलाकार तो वही है जो सड़क पे आए। हम वो हैं जो सड़क पर रहते हैं। बिल्कुल। सड़क पर अगर हम जनगीत गाते हैं तो जनता के पक्ष में गाते हैं। सरकारों से हमारे सिर्फ सवाल है कि भाई जनता के सवाल है, जनता नहीं बता पा रही, हम गा के बता रहे हैं आपको, अब आप इसको सॉल्यूशन दे दीजिए। सही बात है। अब मैं बताता रहा हूँ ना कि इस गर्दिश दौर की हालत तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीका सफर न थे। यह है दिक्कत। संघर्ष जो तब के आएगा वो पहाड़ के बारे में सोचेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ से की आपने? मैं नागपुर से। नागपुर से। और कौन सा सन था वो? मैंने 84 से 88 तक। 84 से 88 तक। तो मजे किए वहाँ? कॉलेज की लाइफ तो अलग थी। हाँ। और उस टाइम पे 84 से 88, तो यानी कि आप उस टाइम पे क्या उम्र रही होगी आपकी? 17-18 साल। हाँ। और तुरंत चले गए थे आप? इंजीनियरिंग क्लियर था अपना दिमाग में कि देखना धंधा ही देखना है और इसी पे किसी को चलाना है? बिल्कुल बिल्कुल। उसी के हिसाब से पढ़ना भी है। ठीक है। तो मजे आ रहे थे वहाँ? आनंद लिया। हाँ। 4 साल की जिंदगी का पूरा आनंद लिया, हॉस्टल लाइफ का पूरे मजे लिए, बहुत अच्छे दोस्त बनाए। ठीक। मतलब आज की डेट में हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, ये वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ, तो कोई ना कोई कॉलेज का मिल ही जाता है। क्या माहौल था उस टाइम पे वहाँ पे 84 में? फर्स्ट क्लास। सही था, बढ़िया। और अंग्रेजी फिल्में भी देख रहे थे? नहीं, मैं अंग्रेजी फिल्मों का मुझे ज्यादा शौक रहा नहीं कभी। हाँ, किताबें पढ़ने का शौक जरूर रहा, पर किताबें में ऐसे नहीं पढ़ते थे कि कोई बहुत ज्यादा साहित्यिक पढ़ ली और वो पढ़ लिया। हम उसमें कर्नल रंजीत को पढ़ते थे। अच्छा। या एक वो आते थे, क्या नाम है इसका, मेरठ में था, वेद प्रकाश शर्मा। ठीक है। उनके नॉवल पढ़ लिए। हाँ। जासूसी नॉवल। और एक केशव पंडित करके एक नॉवल आया था। ठीक हो गया। उसका दूसरा भाग था कुबड़ा। तो हुआ क्या कि वो रेलवे स्टेशन चले जाते थे। सबसे पहले नॉवल रेलवे स्टेशन में आती थी। ठीक है। तो केशव पंडित ले लिया, पूरा पढ़ लिया, लास्ट में पता चला कि नेक्स्ट भाग में कुबड़ा है। अब हम डेली वहां जाए रेलवे स्टेशन। ठीक है। कि भाई कुबड़ा आया क्या? कि जी अभी तो नहीं आया। सही है। अब जिस दिन कुबड़ा आया तो उस दिन एक बार उठा लिया, जब कुबड़ा को अपने घर लिया है, उनके नॉवल को पूरा पढ़ लिया। तो वहाँ पे लिस्ट बना रखी थी, दरवाजे पे एक लिस्ट चिपका रखी थी कि मेरे बाद किसका नंबर है। अच्छा। उसका नाम लिखा रहता था। ठीक। तो 20-22 लोग थे जिन्होंने वो केशव पंडित पढ़ ली थी, कुबड़ा पढ़नी थी उनको। ऐसे केशव पंडित नाम था नॉवल का, मुझे अच्छे से याद नहीं, पर 2 पार्ट में थी नॉवल वो। एक पार्ट में पढ़ चुके थे, दूसरे पार्ट के लिए हम डेली रेलवे स्टेशन जाते थे। ठीक। आया कि नहीं आया? अब जब आया वो, तो हॉस्टल में खबर फैल जाती कि भाई कुबड़ा आ गया। अब पता ही हॉस्टल में पैसे कितने रहते थे। सही बात है। तो कौन पैसे खर्च करेगा? तो लिस्ट बन गई एक, इसके बाद ये पड़ेगा, इसके बाद ये पड़ेगा, इसके बाद ये पड़ेगा। तो मजे आ रहे थे? हाँ, आनंद। तो वापस आए, तो उसके बाद आप 88 में वापस आए इधर? हाँ। तो फिर ये बिजनेस ज्वाइन किया? बिजनेस ज्वाइन कर लिया, फादर का बिजनेस ज्वाइन किया। और फिर अचानक से 94 में फिर आंदोलन में कूदने का क्या था, सीन था? नहीं, देखो मैं बता रहा कि देखो पहाड़ी तो मैं ही। हाँ। पहाड़ी तुम्हें पता भाव, तो उस टाइम पे फिर बिजनेस से थोड़ा दूर रहे? हाँ, पहाड़ी भाव तो होता है। सही बात है। और खासतौर से जब बात अस्तित्व की आ जाए या ईगो पे आ जाए तो ज्यादा भावुक हो जाता है। सही बात। तो हम भी वही नॉर्मल पहाड़ी थे, भावुक हो गए। अब भावुक क्या हो गया, लगा कि हाँ यार होना चाहिए। सही बात है। तो 94 से लेकर 2000 तक बिजनेस में कोई ज्यादा मतलब ज्यादा इतना ध्यान नहीं रहा। पिताजी थे उस समय, पिताजी देख लेते थे। सही है। बाकी यह था कि कभी साल 6 महीने में एक चक्कर मार के आ गए, उसके बाद फिर लग गए इसमें। सही है। तो उस दौरान मतलब ऐसा कुछ नहीं था, फादर ने कभी नहीं रोका, घर वालों ने पूरा सपोर्ट रहा। और कितने लोग ऐसे होंगे जो फुल टाइम उस टाइम पर आंदोलन में? बहुत थे, बहुत अनगिनत। अच्छा। अनगिनत लोग थे कि मतलब सुबह से शाम तक आंदोलन? हाँ, अनगिनत। हाँ। तो मैं वही कहता हूँ ना कि उस समय ना तो मोबाइल होते थे। ठीक है भाई, पता नहीं कहाँ से लोग आते थे, खाना सब वही बन रहा है। नहीं, कभी ठेले पे खा लिया। हाँ।
थैली में छोले चावल खा लिए। जैसे आज का टाइम है तो एनजीओ का आ जाता है खाना, एनजीओ के पीछे होता है पूंजीपति। नहीं उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है ना, तो आजकल आंदोलन का ये रहना ना, आदमी को पता नहीं चल रहा है कि वो उसके लिए बस आ रही है। नहीं, मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक रैली हुई थी देहरादून में। हाँ। मूल निवास पर रैली जी, उसमें पानी का टैंकर भी नहीं था पीने का। तो उसमें वो एनजीओ कहाँ चले गए थे? उसमें तो एनजीओ भी नहीं था कोई उस रैली में। बहुत बड़ी रैली भी थी यहाँ पर। ठीक है, पानी पीने का पानी नहीं मिला लोगों को, सब अपने अपने घर से बोतल लेके आए। तो वो जज्बा था क्यों आंदोलन में इसलिए नहीं जा रहे, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, गाड़ी मिलेगी आने जाने के लिए। मूल निवास को एक बार जब विस्तार से विस्तृत उत्तरी प्रश्न की तरह समझाए। ठीक है, मूल निवास ये है ना कि अगर कोई बंदा जैसे यूपी का है, जब हम लोग यूपी में थे मूल निवास का सर्टिफिकेट मिलता था। जब से उत्तराखंड बना मूल निवास का सिस्टम ही खत्म हो गया। 2011-12 में शायद खत्म कर दिया उन्होंने। तो होता क्या है कि जब आप मूल निवास की बात करते हैं तो जब मेडिकल की सीटें आएंगी या इंजीनियरिंग की सीटें आएंगी, उसमें अगर मूल निवास का एक कोटा फिक्स होगा तो बच्चा यही रहेगा ना पहाड़ में। अब आपने बता दिया स्थायी निवास, जो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले आए, 2 साल पहले आए, उनके स्थायी निवास बन गए। तो स्थायी निवास में जो ओरिजिनल नागरिक है यहाँ पर, दोनों बराबर लेवल पे आ गए। हमारा उनसे भी बैर नहीं है। अब ठीक है, आप 70% न्याय का करिए, 30% उनको भी दीजिए स्थायी निवासियों को। हम यहाँ रह रहे हैं ना, 10 साल से रह रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा हक बनता है हमारे राज्य में, उनको भी दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हकों को नहीं, हमारे को उनको बराबर मत करिए, क्योंकि वो अपने राज्य का मूल निवासी है। भाई वो तुम्हारा बेनिफिट ले रहा होगा ना अपने राज्य में, तो दो जगह बेनिफिट कैसे मिल सकता है उसको? बस यही लड़ाई है और कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे सब रहे उत्तराखंड में, हमें किसी से आपत्ति नहीं। ये भू कानून और मूल निवास मिक्स नहीं हो रहे हैं चीजें? देखिए, भू कानून तो वो जो मैंने बताया ना आपको, जो खंडूरी जी वाला जो कानून था, उसे लागू करते सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जमीन बची कहाँ है? ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। फॉरेस्ट लैंड 60 से 70%, उसके बाद डाम प्रस्तावित है 7-8%, उसमें चली जाएगी। 5-6 जैसे डाम बनेंगे, उसमें लैंड जाएगी। उसके बाद आपका राजा जी नेशनल पार्क हो गया, गोविंद पशु विहार हो गया, नंदा देवी हो गया, इनमें भी लैंड गई, रिजर्व फॉरेस्ट है। 2-3% लैंड ऐसी है जो आपके रीच में नहीं है, जहाँ बर्फ है, ये है, वो है। ऊपर बात फिर लैंड बची कहाँ? उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून। उधम सिंह नगर के लैंड जो है वहाँ तो आपका सीलिंग एक्ट वही चलेगा, यूपी वाला। क्योंकि जब वो उत्तराखंड राज्य के जब बना था तो उस समय जो संशोधन हुए थे उसमें वही संशोधन वो भी था कि लैंड एक्ट जो है यूपी वाला रहेगा। तो इसलिए जो है वहां की जमीन में छेड़खानी नहीं कर सकते आप। तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में जो जमीनें हैं वो 5 से 6% होंगी। पहाड़ में जमीन बची कहाँ? ये जब से उत्तराखंड बना है तब से सबसे अच्छा साल कौन सा गया है? 2015 वाला, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा था? नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं ना, चक्कर क्या था कि जब हम लोगों ने राज्य की लड़ाई लड़ी थी ना, तो देखो हिंदुस्तान का सीधा सा फंडा है, अगर आप तोप का लाइसेंस अप्लाई करोगे तो आपको रिवॉल्वर का लाइसेंस मिलेगा। हमने भी राज्य की लड़ाई लड़ी, राज्य की लड़ाई लड़ेंगे और नहीं होगा तो केंद्र शासित तो मिल ही जाएगा। बार्गेनिंग कहीं ना कहीं तो होगी ना। अब दिक्कत क्या होगी कि जब आंदोलन उस समय इतना पीक पे था कि हमें लगा कि नहीं यार, राज्य तो मिल ही जाएगा, और हम अपने आप को दोषी मानते हैं इसमें। कि हम लोग उस समय कहते थे जो राज्य की, जो केंद्र शासित लेकर आएगा हम उसका विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम आप आज भी अपना गुनाहगार मानते हैं इस चीज का कि केंद्र शासित मिल जाता तो ज्यादा बढ़िया होता। लेकिन ये जो छोटे राज्य हैं ये विकल्प है थे। देखिए, मैं बताता हूँ क्या होता है। आप क्या लगता है आपको आंदोलन के बाद? देखिए, मैं ये कहता हूँ, सरकार ये कहती है छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ। हम कहते हैं छोटा राज्य सुखी राष्ट्र। हाँ। हम तो इस कॉन्सेप्ट में थे। लेकिन अब लगता है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? राज्य में जहां तक मेरा पर्सनल अनुभव है, छोटे राज्य तो मुझे नहीं लगा कहीं हम लोग सक्सेसफुल हुए। हाँ। लेकिन उसका रीजन क्या है? रीजन लीडरशिप के ऊपर होता है। मैंने छत्तीसगढ़ भी देखा है। छत्तीसगढ़ ने जो तरक्की करी वो उत्तराखंड ने नहीं करी। कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जोगी साहब थे, अजीत जोगी, वही IAS अफसर थे। ठीक, उन्होंने इसी पे चलाया। हमारे यहाँ मतलब तो ND तिवारी भी तो प्रधानमंत्री के दावेदार थे। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो आदमी प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, हाँ, वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने को क्यों तैयार होगा? तो कहते तिवारी जी राज्य विरोधी थे। उनका अपना लॉजिक था, जो आदमी प्रधानमंत्री का मटेरियल उसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? हाँ, तो उस टाइम विरोध क्यों नहीं हुआ? विरोध हुआ, तिवारी जी हमेशा विरोध हुआ। हाँ। लेकिन ये बात भी कड़वा सच है कि जो विकास तिवारी जी कर गए वो कोई दूसरा नहीं कर पाया। सही बात है। जो इंडस्ट्री यहाँ पर आई है, सही बात है, वो तिवारी जी की वजह से आई है। तिवारी जी जब केंद्र में जाते थे
तो 12 कैबिनेट 13 कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बैठ के मीटिंग करते थे। अब ऐसा नहीं है। तिवारी का ऑरा था एक, भले ही हम तिवारी जी के विरोधी रहे उस समय, तिवारी जी राज्य का विरोध किया था तो हम तिवारी जी के ऑर्डर ही आते होंगे, अब तो ऑर्डर ही आते होंगे दिल्ली से। अब तो जो दिल्ली से होता है वो दिल्ली वाले जाने या ये वाले जाने। हम तो सीधा वही मानना चाहिए कि बेसिक चीजों पे काम करिए सर। ठीक है, पहाड़ में हॉस्पिटल पे काम करिए, पहाड़ में स्कूलों पे काम करिए, पहाड़ में बंदर भगाने का काम करिए। आप कहते हैं कि पहाड़ में बंदर, और हमारे लोग कहते हैं कि पहाड़ में बंदर सुअर खेती नहीं करने देते, ठीक है, वहीं पे नेपाली कैसे खेती कर रहा है, वो आलू कैसे उगा रहा है। तो कह रहे खेती फायदे का सौदा नहीं रहा। हम तो कहते हैं सोलर एनर्जी पे काम करिए ना। ठीक है भाई, हम तो ये कहते हैं कि आजकल दिल्ली में हाल देख लीजिए, 10-10 दिन तक सूरज नहीं निकल रहा है। तो जरूरी थोड़ी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पर्यटन प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश, आयुष प्रदेश, इस पे क्यों बात कर रहे हैं आप? ये सबको मालूम है। आप दिल्ली वालों को बोलिए धूप सेकना तो पहाड़ में आइए। हमारे पहाड़ में धूप है, दिल्ली में धूप नहीं है। वहां पे ऐड करिए कि बच्चों तारे देखने हैं तो उत्तराखंड में आओ, कि पहाड़ में भी तारे दिख जाते हैं। सही बात है। दिल्ली के बच्चे तारे नहीं देखते। हम लोग अपनी धूप बेचे, हम लोग अपना अंधेरा बेचे, क्यों नहीं बेच सकते? सही बात है। सबसे आसान चीज है तो। हम तो कहते हैं कि ठीक है पहाड़ में होटल ही बनेंगे, बनाइए, रिसोर्ट बनाइए, लेकिन जमीन आप लीज पे लीजिए लोकल आदमी से, और लोकल आदमी की उसमें पार्टनरशिप होनी चाहिए। आप डायरेक्ट लैंड खरीदने का परमिशन किसी को मत दीजिए। गवर्नमेंट तय करे, इंडस्ट्री आए, गवर्नमेंट तय करे, गवर्नमेंट एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक का काम करे, मतलब पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट करे। और इधर से जो इंडस्ट्री वाले थे उनसे गवर्नमेंट बात करे कि भैया देखो जमीन तो हम तुम्हें दिलाएंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि ये नहीं मिलेगी तुम्हें लीज पे, और इसमें इतना परसेंटेज इस जमीन मालिक का होगा। ऐसे करे, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी बात, हम तो पहले ही बोलते थे, तो लूप होल तो फिर भी आदमी निकाल ही लेगा। इसमें क्या लूप होल निकालेगा? गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। गवर्नमेंट तो बहुत, अभी तक हम गवर्नमेंट को ही तो रिस्पॉन्सिबल लेके चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट अल्टीमेटली लोकतंत्र में तो गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी ना, कोई दूसरा ऑल्टरनेट आपके पास है नहीं। तो कोई और तो देख नहीं रहा ना। बैकर्स कांट बी चूजर्स, सीधा हिसाब है। आपको गवर्नमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कितना आपका भरोसा कायम रहती है गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए ना। सही है। गवर्नमेंट कितना अपने पे आप पे भरोसा करती है, आप कितना गवर्नमेंट पे भरोसा करते हैं? ये बताओ, देहरादून को तो आपने दुल्हन की तरह सजा रखा है, मतलब तमाम पेड़ लगे हैं, ये लगे हैं, वो लगे हैं, उनमें तमाम, मैं अभी देख रहा था, पानी वानी, सिंचाई विचाई सब हो रही है। ये वो जैसी देहरादून से पार होते हैं वैसी सब खत्म हो जाती है चकाचौंध। अब मैं बताता हूँ आपको ना, हमारे एक मित्र के, हमारे हम तो उनको बड़ा भाई साहब कहते हैं, गुरु समझ लीजिए, डॉक्टर अतुल शर्मा। ठीक हो गया, बड़ा अच्छे गीत लिखा आंदोलन में। ये बात आज की नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात 23 साल पहले ही कर रहा हूँ, जिसमें उत्तराखंड बना था, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह होना था, तो शहर के बीचों बीच बड़े बड़े पेड़ लगा दिए गए थे। तो डॉक्टर अतुल शर्मा ने लिखा था उसमें कि बड़ी अजीब बात है इस कहानी में, साबुत पेड़ उगाए राजधानी में। हालत ये थी। सही 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 सही। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप कभी गैरसैंण भराड़ीसैंण गए? मैं गैरसैंण नहीं गया, मैं गैरसैंण उसी दिन जाऊंगा जिसमें विधानसभा बनेगी, वो जिसमें वहाँ राजधानी बनेगी। राजधानी तो बन गई वहाँ, ग्रीष्मकालीन राजधानी। देखो वही तो बात है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, एडमिट। देहरादून क्या है? देहरादून शीतकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकाल कब से कब तक होता है? ग्रीष्मकाल तो देखो ग्लोबल वार्मिंग से जो है 2 महीने आगे खिसक गया है। मतलब चलिए मान लीजिए, मान लेते हैं अप्रैल से मान लीजिए, अप्रैल से मान लेते हैं। अप्रैल से कब तक? अप्रैल से बरसात तक। बरसात तक, जुलाई, जून जुलाई, देहरादून जून जुलाई होता है। जून में यहाँ बारिश हो जाती है, जून 15 के बाद। तो अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए, 3 महीने की राजधानी, 3 महीने की राजधानी हुई वो वाली। लेकिन गवर्नमेंट कम से कम अगर 3 महीने भी रखना तो बता देना कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक राजधानी गैरसैंण रहेगी। खाली 4 दिन के लिए जाके सत्र करके आना, वो राजधानी थोड़ी हुई। सही बात है, ये ग्रीष्मकालीन सत्र है, वो सत्र है, राजधानी नहीं, राजधानी नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ हो नहीं रहा है। जैसे नागपुर में, जैसे महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में नागपुर में भी लगती है विधानसभा, वहां भी लगती है, बॉम्बे में भी, ठीक है, वही हाल यहाँ भी है। तो राजधानी तो बॉम्बे ही है ना, सत्र एक नागपुर में आता है। सही बात है। तो आप 3 दिन के लिए, अगर 3 दिन के राजधानी या गैरसैंण की बात कर रहे हैं आप, तो करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? तो ये कर्नल गद्दाफी ने पूरा लीबिया टेंट पे बैठ के चलाया। तो आप भी 4 टेंट लगाते हैं वहां पे। सही बात। क्या जरूरत है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा बर्बाद करने की? अब तो आज भी कह रहे हैं कि उसको यूनिवर्सिटी बना दो गैरसैंण के भवन। हाँ, जब पहाड़ में आते होंगे ये विधायक सारा का सारा सत्र आ रहा है वहाँ, तो ये कुछ काम करते होंगे वहाँ आम आदमी के, कि सुनते होंगे समस्याएं,
3 महीने के लिए आ रहे हैं तो कुछ तो सोचते होंगे ये। 3 महीने के जाते कहाँ हैं, दिक्कत तो ये है। हाँ 3 दिन के लिए जाते हैं। ठीक है। पिछली बार किसी विधायक को ठंड लगी तो विधायक वो सत्र कैंसिल हो गया। अच्छा, फोटो ठंड ज्यादा है, ठंड है, नेचर सेल्फी वगैरह खींचने। अब सेल्फी भी भराड़ी सैंड तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। जगह तो पूरा पहाड़ी खूबसूरत है बस। हाँ। आप जहाँ मर्जी जाइए। अब लोग, मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं भूमेश भारती, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन फोटोग्राफर हैं। सही है। तो एक दिन मैं अल्मोड़ा गया हुआ था, तो मैंने चलती गाड़ी से बाहर ऐसे हाथ डाला, क्लिक कर दिया मोबाइल से, बड़ी शानदार पिक्चर आई। मैंने भूमेश भाई को बोला, मैंने भूमेश भाई देखो मैंने कितनी अच्छी फोटो खींची। भूमेश भाई कैसे खींची? मैंने चलती गाड़ी में हाथ बाहर निकाल के कैमरा दबा दिया। ठीक है, पहाड़ तो इतना खूबसूरत है, आप आंख बंद करके भी क्लिक दबाओगे तो पहाड़ तो खूबसूरत है ही। बात ये नहीं, उस खूबसूरती को हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अपने लोगों के लिए। भाई पहाड़ों में हम लोग क्यों नहीं दे पा रहे? मैं तो समझ बात नहीं आ रही कि क्या कारण है कि हम लोग नहीं पहुंच पा रहे पहाड़ में। इतना मुश्किल भी तो नहीं है अब तो। अब तो पहाड़ों में सड़क बन गई है ना, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि दिक्कत वहां की, बांध के 4 पेड़ हैं और सड़क नहीं बन रही क्योंकि बना दिन मारे आ रहा है और यहाँ पूरे के पूरे जंगल उड़ा रहे हो। तो ये तभी तो मतलब जो आंदोलन करे या जो आवाज उठाए वो किस बेस पे उठाए? क्योंकि तुम एक तरफ जोशीमठ के की दरारों की बात करने लग जा रहे हो, फिर एक तरफ कह रहे हो कि यार तुम सड़क दो, कैसे हो पाएगा ये? देखिए मैं फिर वही बात कहता हूँ ना कि पहाड़ों में सड़क के मानक है। हाँ। आपको मालूम है ऑल वेदर रोड पे एक कमेटी बैठी थी रवि चोपड़ा जी के अंडर में। हाँ। फिर उन्होंने उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, क्योंकि वो सरकार के हिसाब से कि फौज के लिए सड़क ज्यादा चौड़ी चाहिए, फौज जगह 3 सड़कें चाहिए हमको। ऋषिकेश से बद्रीनाथ, ऋषिकेश से गंगोत्री और उधर से वहां से टनकपुर से लेके ठीक है पिथौरागढ़ तक। तो 3 सड़कों से पूरा पहाड़ आ गया, तो बचा गया, काट दिया पूरा पहाड़। भाई आप ये कह रहे हैं वार टाइम सिचुएशन में जो है आर्मी को जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल हम मानते हैं, देश पहले है। तो उस दौरान क्या हम लोग ट्रैफिक बंद नहीं कर सकते उन सड़कों पे? वन साइड ट्रैफिक रहेगा केवल। जब कोरोना के टाइम में 18 महीने सड़कें बंद कर सकते हैं, तो वॉर टाइम पे हमारे लोग बाग इतने गद्दार तो नहीं है कि सरकार का कहना नहीं मानेंगे। वन वे कर दीजिए, कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी, सिविल गाड़ियां कोई नहीं चलेंगी, एक मतलब जब तक आर्मी का मूवमेंट है। सही बात है, प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। ऐसे तो कहीं भी नहीं रखा हुआ। अब आपको कहूँ कि मैं गाना सुना दूं तो आप कहोगे कि मैं तो आंदोलन के गाने ही गाता हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसा आंदोलन के गीत ही सुना दीजिए कोई अच्छे से। आंदोलन कई गीत है, कौन सा गीत सुनाया जाए जिसमें आपको याद आए कि भीड़ मतलब साथ में गा रही थी, बढ़िया से गा रही थी, ऐसा कोई वैसे याद से सुनाइए। तो पता कि एक गीत था हमारे गुरुजी हैं, निरंजन सयाल जी, उन्होंने लिखा था। तो वो गीत मेरे ख्याल से आंदोलन में सबसे ज्यादा बार गाया हुआ कि लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है, गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, बूढ़े असहाय गांव पीछे छूटते रहे, चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। फिर तो उसमें कि जो मुजफ्फरनगर में जब हुआ था कि रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया, माँ के अपमान का जवाब अभी क्या दिया, सीने में जो आग है कहाँ बुझ पाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। और आंदोलन के दौर मतलब जो हालत थी देश की, मतलब उस इस शहर की जो हालत थी, उत्तराखंड की जो हालत थी, तो लाशों को ही रौंद कर जो वोट है तलाश थी, उलटेंगी एक दिन नकाब वो सियासती, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, किसकी हिम्मत है जो कुचले जनता के जुनून को,
देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को, बदलेगा सब जो धारणा बनाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। और फिर जब लास्ट में जब आंदोलन में थोड़ा सा शिथिलता आनी शुरू हुई थी, तब इसमें एक स्टैंजा और जोड़ा गया था कि नहीं, उससे पहले एक स्टैंजा और था इसमें कि दुख जो अता हमने झेले हैं अनेक दिन, संघर्षों की राह चलकर आएगा वो एक दिन, जिसके लिए रक्त की लालिमा बिछाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। फिर था कि अभी से क्यों हो गए निराश, जरा सोचना, माफ क्या करेगा इतिहास, जरा सोचना, अभी इतिहास ने कलम ही तो उठाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। लड़ना है भाई, ये गीत था जो लड़कों को नए लड़कों को आप अगर कहो कि संघर्ष क्या होता है, मतलब कितना एक आंदोलन कितना मुश्किल होता है उसको चलाना, क्या है मतलब? मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए, क्योंकि सत्ता का एक चरित्र होता है, वो आपको थकाएगा। अगर आप थक गए तो आप बाहर हैं आंदोलन, ठीक है। अगर आप नहीं थके तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं। और उसके लिए क्या है कि जिस चीज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो उस चीज के बारे में आपकी नॉलेज क्या है, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये लड़ाई को लड़ रहे हैं तो आपके पीछे उसके पीछे क्या बेस है आपके पास, सही है, कितना आपने उस बारे में पढ़ा है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, लोग बाग सड़कों पे तो रहते हैं। उत्तराखंड आंदोलन में भी कई बार ऐसी हुआ, जरूरी नहीं कि हर एक आदमी को उत्तराखंड के बारे में पता था। कई लोग ऐसे थे जिन्हें उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता भी नहीं था, ठीक है, लेकिन वो राज्य की लड़ाई में थे, वो जुनून था, उन्हें नहीं पता कि क्या होगा, बस राज्य चाहिए राज्य चाहिए राज्य चाहिए। और ईमानदारी से बताऊं कि हम लोग मानसिक रूप से कह लीजिए तैयारी नहीं थे राज्य के लिए। अभी बहुत जल्दी संघर्ष में 6 साल के संघर्ष में गया। संघर्ष बहुत पुराना है, 32-33 से लेके उक्रांत के 89 से लेके संघर्ष बहुत पुराना है, लेकिन संघर्ष चरम पे जो गया वो गया 84 से लेके और 2000 के बीच में। सब लोगों को जुनून था उस समय, उसमें आधे लोगों को पता नहीं लड़ किस लिए रहे, ठीक है। ये था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, हमारा राज्य बनेगा, मतलब फिर हम ही तय करेंगे आगे नीतियां। क्या देखे थे आप लोगों ने, क्या सपने देखे थे, ये तो छोड़ दीजिए, जो ऐसे ही आ गया था उसने क्या ख्वाब देखा होगा? नौकरी, नौकरी बस। हाँ, और अब नौकरी है नहीं, रोजगार, नौकरी सब। हाँ, रोजगार का सपना देखा था, उस पहाड़ों में अस्पताल बनेंगे, पहाड़ों में स्कूल बनेंगे, नौकरियां मिलेंगी, लेकिन हुआ नहीं। भली बाजार का सपना, सपना ही सपना। बॉस देखो ऐसा है ना कि सब्सिडी से फायदा किसको हो रहा है? वही तो कह रहा हूँ मैं, सब्सिडी से फायदा किसको हो रहा है, ये मेरा अगला सवाल था। मैं बता रहा हूँ सब्सिडी में हम लोग एक तरीके से कामचोर बन जाते हैं, ईमानदारी से बताऊंगा। जब तक आपको लगेगा ना यार 100 रुपए में से 60 रुपए गवर्नमेंट दे रही, 40 रुपए तो लग रहा है मेरी जेब में, तब तक लापरवाह हो जाएंगे। जब 100 के 100 आपकी जेब से लगेंगे तब ईमानदारी से काम करेंगे। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ ठीक है, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए आप सीधा बोलोगे तू प्रोजेक्ट लगाएगा, पूरा प्रोजेक्ट लगाएगा तू, ठीक है। हम तो फंडिंग कर रहे हैं 60 रुपए की, तो 40 रुपए की तू कर, 60 रुपए हम कर रहे हैं, लेकिन ये 60 रुपए बाद में तुमसे रिकवर करूंगा जब ये प्लांट चल जाएगा। ये उसको दिमाग में डाल देनी चाहिए बात, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इतनी अमीर नहीं है, सही बात है, कि हम इस मूव में पड़े। हाँ ठीक है, टेम्परेरी फेज में आपने उसको 60 रुपए अपनी तरफ दे दिए, 40 रुपए से लगा दिए, 100 रुपए हो गया, लेकिन वो 60 रुपए तो बाद में वापस करेगा भाई, सही बात है, होना ये चाहिए। अब लोग बाग कहेंगे कि लोग बाग मुझे कोसना शुरू कर देंगे कि तुम्हारा नुकसान करवा रहा है। नुकसान नहीं करवा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि मुझे 100 रुपए मेरे जेब में लगा हुआ है, सही बात है, तो आप 200 रुपए कमाओगे उसमें से। अच्छा है आइडिया। और 200 रुपए जब जितने आप कमाने की बात सोचोगे ना, तो 150 तक तो पहुंचोगे ही। शुरुआत में उसकी हेल्प उसने की और वो फिर गवर्नमेंट। हाँ, अब तो ये देखना चाहिए ना कि चल यार मेरे गवर्नमेंट पैसे वापस, गवर्नमेंट दो आदमी और दिखे आगे जाके, लेकिन वो मानसिकता, वो जो सोच आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी। सही बात है, वो सोच हम डेवलप नहीं कर पाते, बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ये है माहौल। और कुत्तों से प्यार है आपको? हाँ जानवरों से, जानवरों से। हाँ, कोई सा भी जानवर। तो बूढ़ों के साथ और बच्चों के साथ, दोनों के साथ रह रहे हो आप? हाँ, मजे आ रहे हैं? हाँ मजे। हाँ, और क्या क्या कर रहे हो?
देहरादून में? देहरादून कुछ नहीं, देहरादून में खाली मैं बेला हूँ। हाँ। कोई काम धाम नहीं। और कुमाऊं की तरफ आना जाना? कुमाऊं, हाँ रुद्रपुर में जाता हूँ। कुमाऊं गढ़वाल कर लेते हो आप? समझ आता है आपको? समझ ये मतलब कुमाऊं गढ़वाल, कुमाऊनी गढ़वाली, कुमाऊनी गढ़वाली मैं कहता रहता हूँ। बहुत, मैं तो पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, तो इसलिए मुझे तो ये चीजें समझ में आती नहीं। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी खासियत यही रही, दोनों एक हुए कि गढ़वाल कुमाऊं खत्म हुआ, ठाकुर ब्राह्मण खत्म हुआ, टीरी पौड़ी खत्म हुआ। ठाकुर ब्राह्मण खत्म हो गया मेरे हिसाब से काफी हद तक होगा। देखो मैं, अच्छा मतलब आंदोलन के लिए खत्म हुआ? आंदोलन मैं वैसे जनरल बात बता रहा हूँ। उस समय ये रहता था, उस समय तो मैं बता रहा हूँ माहौल ही अलग था बिल्कुल। पर फिर चक्कर ये है कि फिर वोटों की राजनीति आ जाती है। फिर विधानसभा अध्यक्ष कुमाऊं का होगा तो प्रदेश अध्यक्ष वहां का होगा, या राणा फलाना जो चलता है ना, ये लोग गंदगी कर रहे हैं, ये अलग किस्म से बांट रहे हैं। दोनों कुमाऊं के क्यों नहीं हो सकते? पार्टी का अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री भी, और दोनों गढ़वाल से क्यों नहीं हो सकते? पार्टी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी। क्या दिक्कत है इसमें? समीकरण, ये समीकरण वाला खेल है। हाँ। तो ये आपको मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही बात। आप तो कुमाऊं से, सही बात। मैं आपको कैसे जानता हूँ? हाँ। फेसबुक के माध्यम से जाना, फेसबुक के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से जाना। ठीक है। आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं भी इसी इंडस्ट्री का था, वहां से जान पहचान हुई हमारी। ठीक है, तो हमारे में तो गढ़वाल कुमाऊं है ही नहीं ना। तो गढ़वाल कुमाऊं है कहाँ पर? फिर गढ़वाल कुमाऊं प्रदेश का अध्यक्ष वो होगा तो फिर पार्टी का मुख्यमंत्री की होना चाहिए। सीटों के बंटवारे पे है गढ़वाल का। बढ़िया। ये चीजें मैं नहीं मानता आम जनता को इससे फर्क पड़ता है। नहीं, कुमाऊनी आम जनमानस का ये है कि गढ़वाली जो होते हैं वो थोड़ा तेज होते हैं, गढ़वाली आम मानस का है कि कुमाऊनी तेज होते हैं। यार ये दोनों तेज होते हैं ना। हाँ, दोनों तेज। बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है? और वैसे दोनों ही बेवकूफ है, लेकिन वो तेजी उत्तराखंड के विकास में काम आए, वही तो फायदा है। सही है। मैं तो कई लोगों से, मैं तो बहुत अच्छा, मेरा तो काफी आंदोलन टाइम काफी वो रहा। जहूर दादा से मैं मिला, शानदार इंसान है। सही बात है। गिरजा के साथ तुमने सड़कों पे गीत गाया है। गिरजा के बराबर आदमी नहीं कोई, मस्त मौला। सही बात है। जो पहाड़ के बारे में सोचता था, पहाड़ को जीता था। शमशेरदा हो गए, पीसी तिवारी हो गए, ठीक है, राजीव लोचन शाह हो गए, चंद्रशेखर करगती हो गए। बिल्कुल। मैं तो इतने लोगों को जानता हूँ। दयाल हो गया, दयाल भाई, ठीक है। उसके बाद संजय रावत जी हो गए, ठीक। चंदोला, कैलाश चंदोला भाई हो गया, मोहन पाठक था, तरुण पंत था, महेश परिहार था, है मतलब होगा अभी मेरी मुलाकात थी भी, कैलाश बिस्ट था एक लड़का। ये सब लोग आंदोलन से जुड़े हमारे साथ। सही बात है। हमें तो कभी लगा ऐसा कुछ। और उस टाइम पे आपके मतलब आपकी उम्र में कितने कौन लोग थे? ये हम तो थोड़े छोटे रहे होंगे शायद। मोहन पाठक छोटा रहा होगा हमसे, तरुण पंत भी हमसे छोटा था, महेश भी हमसे छोटा था। ये भी 22-23 साल के रहोगे उस समय। 22-23 साल के। बढ़िया। इससे ज्यादा नहीं होंगे, 22-23 साल से ज्यादा नहीं थे। सही है। उस दौरान मतलब गिरदा, जहूर दादा और राजीव लोचन शाह जी, पीसी तिवारी जी और चंद्रशेखर करगती से तो बाद में मुलाकात हुई मेरी, काफी टाइम बाद। और ये लोगों से टच में रहे हम लोग। शेखर पाठक से तो काफी टच में रहे, क्योंकि उस दौरान होता क्या था कि यहाँ की खबरें पहाड़ वहां नहीं जाती थी, कुमाऊं नहीं जाती थी, कुमाऊं खबरें यहाँ नहीं आती थी। तो शेखर साहब को उत्तरकाशी मिले थे, कहते यार कुछ इंतजाम करो इनका। तो ये तय हुआ कि इनकी प्रतियां फूकी जाए अमर उजाला दैनिक जागरण की। तो इनको बताया गया भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। तो तब इन्होंने क्या करा, एक गढ़वाली खबर कुमाऊं में आती थी, कुमाऊं की खबर गढ़वाल में आती थी। एक पेज ऐसा निकाला था बीच में। तो डिस्ट्रिक्ट की खबर तो पहले भी नहीं जाती थी ना दूसरे डिस्ट्रिक्ट में? पहले नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का अलग छपेगा पेपर और अल्मोड़ा का शुरू में नहीं था। शुरू में नहीं था, ये सब बाद में हुआ। ये तो सब अच्छा, ये बाद में हुआ। उसमें गढ़वाली तो डिस्ट्रिक्ट की खबर नहीं पढ़ पा रहे थे, मोहल्ले की खबर का पता नहीं चलता। इस मोहल्ले में दूसरा पेपर आया, मतलब वो हालत होगी। क्योंकि उस समय होता क्या था, मैं बताऊँ आपको कि हमारी माताएं बहनें जो है सुबह जो है 4 बजे सड़कों पे आए थे। अब उन्होंने वहां पे अपना अखबार खरीद लिया, ठीक है। 5-6 बजे लड़का भी आ गया, उसने एक अखबार खरीद लिया। एक अखबार घर में आ ही रहा, एक ही घर में 3 अमर उजाला जा रहे, ठीक है। इनका सर्कुलेशन बढ़ गया। ये हुआ आंदोलन। अच्छा, इन अखबारों को आगे बढ़ाने में इनका भी हाथ है, आंदोलन का भी हाथ है, और आंदोलन को भड़काने में इन लोगों का भी हाथ, मतलब भड़काने में, मतलब बढ़ाने में इनका भी हाथ है अखबारों का। क्योंकि उस समय गोदी मीडिया, फोदी मीडिया टाइप की कोई चीजें नहीं होती। तो अच्छे पत्रकार कौन थे उस टाइम के? बहुत अच्छे पत्रकार थे। हाँ, तो कौन? एक जितेंद्र अंथवाल थे देहरादून में, हाँ। मनमोहन शर्मा थे, ठीक। रविंद्र नेगी थे, और योगेश भट्ट थे। योगेश भट्ट तो आंदोलनकारी भी था, सूचना आयोग। हाँ, योगेश भट्ट तो आंदोलनकारी भी था। हाँ, योगेश भाई था।
और मनमोहन शर्मा जी थे, और काफी लोग थे उसमें। तो मतलब जो मुझे नाम मेन नाम याद आ रहे हैं वो ये लोग थे। राजेंद्र उनियाल थे एक पत्रकार, सही। और उसमें और कौन कौन थे, अच्छे अच्छे लोग थे उसमें, मतलब जो जेन्युइन चीजें लिखते थे। ठीक ठीक ठीक। आज भी पत्रकार हमसे पूछते हैं अबे क्या फायदा हुआ, ठीक है। खिसैन लग जाती है क्या? खिसैन का मतलब पछतावा टाइप का? पछतावा नहीं, देखो पछतावा तो नहीं कहता, क्या जी कहूँ टाइप का हो जाती है क्या? नहीं, पछतावा तो नहीं कहता। देखो हमने एक लड़ाई लड़ी, हम इस लड़ाई को जीते, हाँ, हम संभाल नहीं पाए, वो हमारी गलती है। तो लड़ाई तो नहीं मानता इसे लड़ी। और जो संभाल नहीं पाए उसकी जिम्मेदारी उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? उसके जिम्मेदार आंदोलनकारी लोग हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो लोग सक्रिय राजनीति में नहीं आए, सक्रिय राजनीति में नहीं आए, और उनके पास कोई रोड मैप नहीं था आगे का। कोई रोड मैप भी था। दूसरी बात क्या था कि जो रोल को उक्रांत को करना चाहिए था, उक्रांत कहीं ना कहीं इस पे लैग कर गया। और अगर लैग करने का लोग उक्रांत का भरोसा, उक्रांत ने क्यों भरोसा खोया, उसका भी कारण है। उक्रांत ने कभी कांग्रेस का गठबंधन किया, कभी बीजेपी का गठबंधन किया। जबकि मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, ओम गोपाल रावत विधायक था, वो आंदोलनकारी था हमारे साथ का, गोली भी लगी थी उसको, ठीक, वो विधायक बना। तो मैंने से एक बार बोला, मैंने कहा यार गैरसैंण के मामले में तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? कहता हमारी कौन सुनेगा, अखबार में छापेगा नहीं। तो मैंने तुम कुछ मत करो, तुम एक बार राजधानी के मुद्दे बाइकआउट कर दो विधानसभा का, अखबार छापेगा ना, बाइकआउट क्यों करा, वही काफी है। लेकिन अब उसकी भी राजनीतिक मजबूरियां हैं, पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, पार्टी का अनुशासन होता है, पार्टी की लाइन क्या है। हम तो कह रहे थे ना, चाहते किसी दल में क्या जरूरत थी, अलग बेंच पे बैठते, चाहे वो 4 थे, चाहे 5 थे, चाहे 3 थे, चाहे 2 थे, चाहे वो अकेला ही क्यों ना था, अलग बेंच पे बैठता। तो वो एक मैसेज गलत चला गया कि इनको वोट देकर फायदा गया, तो कांग्रेस बीजेपी में चले जाएंगे। ये है दिक्कत। असल में मैं खुलेआम बोलता हूँ इस बात को, उक्रांत वालों को बुरा लगे तो लगे, मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उक्रांत आज भी एक आंदोलनकारी संगठन है, राजनीतिक आंदोलन दल नहीं बन पा रहा है। अब कुछ लगे नए अध्यक्ष बने हुए, कटैत साहब, पूरन सिंह कटैत है क्या नाम, उनको मैं थोड़ा देखा, वो थोड़ा बंदा मतलब एक्टिव है। कल ये बल्कि उन्होंने, मैंने एक खबर देख रहा था कि एक दूसरा गुट था उक्रांत का, उनका दोनों का विलय हो गया कोर्ट द्वार में। तो आप जिम्मेदारी नए लड़कों को दो ना यार, सही बात है, क्या दिक्कत है? आप हमेशा बटा दी थोड़ी बने रहेंगे भाई, अब आपकी उम्र भी हो गई है, ठीक है, आपने अपने टाइम पे बहुत अच्छा काम किया उत्तराखंड के लिए, और बहुत अच्छा आंदोलन लड़ा उत्तराखंड के लिए। लोग बाग आज भी लोग बाग आम जनमानस से आप अगर आप बात करोगे ना, तो सब कहेंगे लड़ाई जो है राज्य की उक्रांत ने लड़ी, कांग्रेस भाजपा का नाम कोई नहीं लेगा, लड़ाई तो वास्तव में उक्रांत ने लड़ी। राज्य बनने की खुशी तो थी आपको? हाँ बिल्कुल थी। उसके बाद कभी कोई खुशी हुई कि राज्य से जो निकल के आ रही खुशी? नहीं, ऐसी खुशी तो कोई ऐसी खुशी की जो कुछ याद आता हो यार उत्तराखंड में ये हुआ था कि अब उसमें जैसे वंदना कटारिया हमारी हॉकी की प्लेयर है, हरिद्वार की, पद्मी, उसे अच्छे अवार्ड मिले, अच्छा खेली लड़की, बढ़िया है ना। स्पोर्ट्स में तो काफी अच्छे बच्चे निकले उत्तराखंड बनने से। नहीं, सरकार के कोई फैसले, वो तो स्पोर्ट्स में तो अच्छे ही निकल रहे हैं। सरकार के फैसले देखो बहुत ऐसा नहीं, इतने पॉलिटिकल उसमें तो हम देखते हैं, क्योंकि हर सरकार के पॉलिटिकल मोटिव होते हैं किसी भी फैसले के पीछे। आम जनता को क्या फर्क पड़ रहा, मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं फिलहाल। ठीक, आपकी नीति को बात होती है, आपकी पर्यटन नीति क्या है, आपका एग्रीकल्चर की नीति क्या है, उद्यानों के लिए आपका क्या सोचना है। जितने हमारे उद्यान, सरकारी उद्यान थे, क्या वो अभी भी चल रहे हैं बराबर, क्या वो खत्म हो गए? तो चल रहे हैं तो किन हालत में, उनसे हम क्या कमा रहे हैं? एक मतलब गवर्नमेंट को क्लियर रखना चाहिए भाई, ये हमारे पास सरकारी उद्यान था, हमने इतना पैसा इस साल इसमें कमाया, वो खर्चा कहाँ गया वो बात की बात है। जो जब सरकारें दिल्ली से चलनी है तो वो क्या दंगे जनता को हिसाब लग रहा है आपको ऐसा? नहीं, मैं फिर आपको बात बता रहा हूँ, राष्ट्रीय जल दिल्ली से ही चलेंगे। हाँ, तो जब सरकारें दिल्ली से चल रही हैं तो वो हमको हिसाब काहे देंगे? अरे हम तो ये कह रहे हैं, तू 80% दिल्ली से चला रहा हो ना, 20% तो करो। 20% तो लगे कि तुम अपने दम पे यहाँ पे डिसीजन लेने को तैयार हो। अब ऐसे ऐसे डिसीजन है कि मतलब क्या बताया जाए, समान नागरिक संहिता क्या करोगे उसका? मुझे तुम्हें क्या फायदा उससे? हमारा तो टाइम ही वेस्ट है। आम जनता को क्या फायदा उससे? हाँ, ऐसी चीजें लाओ जो आम जनता को फायदा हो। कि भाई हाँ, तुम अपने घर में सोलर ये लगाओ, वो सब्सिडी का है इनकी एक स्कीम, ठीक है, पब्लिक स्कीम है सब्सिडी की, नो डाउट। तो बात सब्सिडी की नहीं, बात बिल में छूट की बात है।
बिल में छूट मिलेगी आपको। लेकिन हम लोग जो पहाड़ों में सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसका ग्रिड कैसे हम तैयार करेंगे, उस पर क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की, वो बताए भाई। एक्सपर्ट को बिठाओ ना यार, क्या दिक्कत है भाई। सचिव भी थोड़ी सब कुछ जानते हैं। सही बात, सचिव सब कुछ जानते हैं, तो फिर सारे ये साइंटिस्ट सब तो बेकार के लोग हैं फिर तो। आप जोशीमठ में रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जोशीमठ की रिपोर्ट आते सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही? बता दो ना जनता को यार, ये हुआ था, ये है इसकी रिपोर्ट और हम ये करने वाले हैं। 3 स्टेप हैं। दिस वाज द प्रॉब्लम, दिस इज द रेमेडी एंड दिस व्हाट वी आर डूइंग। 3 चीजें हैं ना, इन 3 लाइन के शब्द बोलने में क्या दिक्कत है यार? बताओ ना जनता को, भोली भाली जनता को, भोली भाली जनता को पता रहना चाहिए। सही बात है कि सरकार ये इस वजह से समस्या आई थी, सरकार ने ये स्टेप लिए इसको रोकने के लिए, और ये इसका रिजल्ट आया। ठीक है। आप एक सरकारी रिपोर्ट कहीं से लीक होगी थी उसमें जोशीमठ वाले मामले में, वो स्ट्रिक्टली मैसेज वो हो गया, इशू हो गया, कोई मीडिया से बात नहीं करेगा। समय तो और कठिन होगा गुरुजी। देखो मैं तो आशावान आदमी हूँ, देर हो रही अबेर हो रही पर सुबेर हो रही वाला हिसाब है। आंदोलनकारी आशावान तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, तो फिर फायदा क्या? वरना तो फिर अगर तुम्हारे दिमाग में हार होगी तो कैसे आंदोलन कैसे लड़ोगे आप? जीत दिखती होगी ना, मतलब फ्रेम में जीत देखो बस, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही है। हाँ। देखिए मैं ये नहीं मानता कि हर सरकार गलत है, हाँ। या हर नेता गलत है, हाँ। मैं ये भी नहीं मानता। हाँ। नेता के साथ जो उसकी मंडली है, हाँ। जो सलाहकार हैं, सारा खेल उन पर डिपेंड करता है। सही है। अब मैं जैसे बताया ना कि आईएएस को हर चीज की नॉलेज नहीं है, सही है। ऐसे नेता भी कोई भगवान थोड़ी है कि वो हर चीज का नॉलेज होगा। भाई आज कोई नेता को कोई अच्छी चीज लगती है तो बुलाए उस आदमी को, उस आदमी ने अच्छी चीज करी है, बिना किसी फॉर्मेलिटी पड़े हुए कि उसके थ्रू अपॉइंटमेंट लेगा तब आएगा। अब कोई चीज अच्छी लगी उसे मुख्यमंत्री मिलना, तो मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं उससे जाके मिल सकता? क्या यार वो लड़का बड़ा अच्छा है, चल मैं चलता हूँ उसके पास, मैं मिल के आता हूँ उससे, या उसको लड़का बुलाओ यार जरा, बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ लड़का, हाँ भाई तुझे क्या मदद चाहिए सरकार की बता, सही बात, सरकार तुझे हेल्प करेगी। मतलब वो जो अफसर सही है ना, साइड करो उसको, वो लड़का जानता है उस काम को, तुम बोलोगे तुझे क्या मदद चाहिए, अधिकारी को आदेश दे दो कि इस लड़के की मदद करनी है। उस लड़के को रिजल्ट कैसे देगा तुम ये बता? रिजल्ट मुख्यमंत्री उस लड़के से पूछे कि फैसिलिटीज मैं देता हूँ, रिजल्ट तू बता। क्या जरूरत है लाग लपेट करनी, फाइलें बनेंगी, ये करेगा, नीचे मैं तो सिस्टम भी नहीं जानता इन लोगों के कि नीचे वाले पे आएगी, फिर वो ऊपर वाले अफसर पे आएगी, फिर तीसरे वाले अफसर पे आएगी, फिर सचिव पे जाएगी, फिर मुख्य सचिव पे जाएगी, फिर मुख्यमंत्री पे जाएगी। मुख्यमंत्री पता है कि यार अखबार में खबर छपकी, वो लगा अच्छा काम कर रहा है, सीधा उसको बुलाओ, मुख्य सचिव को बुलाओ कि भाई लड़के तू बता भी तेरा रोड मैप क्या है, तू क्या करना चाह रहा है और कैसे तू मुझे प्रॉफिट ला के देगा स्टेट को, वो बता। सही बात। हम तो 6 महीने का टाइम देंगे, साल भर का टाइम देंगे, पैसा हम देंगे तुम्हें, करके दिखाओ। पायलट प्रोजेक्ट बनाओ छोटे छोटे, इस पायलट प्रोजेक्ट में तो कमा के दिखा, बड़ा कर दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, तो वो लड़के को लगेगा ना मेरी उसकी जो मेरी हुनर है उसकी कदर हो रही है, तो जबरदस्त दुगने उत्साह से काम करेगा। सही बात है। मैं नहीं, हम लोग उस लाग लपेट में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, मैं तो ये समझ नहीं आता। हम वो सरकारी कागजों के चक्कर में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, वो मेरी समझ नहीं आ रहा। सरकारी कागजों से मेरे को ये भी समझ आ रहा है कि 4500 रुपए तनख्वाह जो आ रही है राज्य आंदोलनकारी की, टाइम पे आ रही है वो? पता नहीं, मैं देखता भी नहीं, 2-1 महीने से शायद आई नहीं है जहाँ तक मेरे को लोगों ने बताया। तो 2-1 महीने जो सिर्फ उस पे ही डिपेंड था, उससे दिक्कत से लोगों को डिपेंड है, दिक्कत जो उसी पे डिपेंड है। और सही है वैसे 4500 रुपए काफी है बहुत। देखो मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वैसे लेकिन ये है कि अगर वो 100 रुपए भी मुझे देते तो सम्मान राशि हो, हाँ, तो मेरा हक बनता है। ठीक है, क्योंकि मैंने 6 साल लड़ाई लड़ी है, हाँ, और हमने लड़ाई इसलिए लड़ी कि हमें पेंशन मिलेगी। ये तो सीधी सी बात, किसी को नहीं मालूम था पेंशन मिलेगी, तो बल्कि हमने तो कागज भी नहीं भरे थे, तो जबरदस्ती मेरे साथ वालों ने बोला नहीं यार भर दो, तो मैं किसी काम आ जाएंगे। वो ठीक है, वो पैसा आता है मैं कहीं देता हूँ, जो भी वो तो खैर पर्सनल चीज होगी। भैया कि एक तरीके से रहता है कि हाँ यार हम आंदोलनकारी थे, हमने राज्य को बनाया, लेकिन साथ में पता क्या होता है, कई लोग चिन्हित नहीं हुए अभी तक, जो हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के लड़े, क्योंकि जो सरकार के डॉक्यूमेंट्स हैं कि 10 इतने दिन जेल में, इतना ये इतना वो, अखबारों में नाम ये वो। ये पेंशन आनी कब से शुरू हुई थी? काफी टाइम हो गया है, मुझे याद भी नहीं कब से आ रही थी, काफी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गए, हो गया होगा, इतना तो हो गया होगा। ठीक है, हाँ, मेरे को भी क्लियर नहीं है ना, मेरे को भी ध्यान नहीं, मुझे भी मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया इस पे। चलो अच्छी बात है, कम से कम सोचा था किसी ने। तो वही था कि चिन्हित नहीं हुए, जो चिन्हित नहीं हुए,
फिर कई बार लगता है यार कि यार अच्छा हो तो चिन्हित नहीं हुआ, क्योंकि सूचना का अधिकार ऐसी चीज है कि आज से 5 साल 10 साल बाद अगर ये हालत रहे तो कोई सूचना का अधिकारी मांगेगा कि आंदोलनकारी को लीज दी जाए, लीज दी जाएगी, फिर हो सकता है लट लगे हमारे घर पे आए मारने के लिए, तुमने बनाया था। ये भी खतरा है। सही। तुम ही लोग थे वो दोषी लोग जिन्होंने राज्य की लड़ाई लड़ी थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बड़ा मतलब हमें लगता है कि बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल अलग होना चाहिए काम करने का, सरकारों का पैटर्न खासतौर से। ये लेट लेती है लाल अफसरशाही के चक्कर में मत पड़ो। आपको दिखता है ये लड़का बढ़िया है, सीधा बुलाओ ना, क्या दिक्कत है यार। सही बात है। 10 लोगों के सामने बुलाओ। 10 लोगों के आपको ये लड़का कैसा लग रहा है? हर्ष काफर तो बड़ा शानदार लड़का है। और ये थोड़ा तारीफ कर दीजिए हमारे कैमरामैन देखिए, बकौल बहुत अच्छा है, नए नए लोगों से मिलने को मौका मिल रहा है और स्टाफी लोगों से सब मिल ही लेते हैं। ठीक है, हमारे जैसे को आपने याद किया, बहुत बड़ी बात है, मान लेते हैं। तो ये है खेल सारा। तो उम्मीद है कि अच्छा होगा उत्तराखंड में और हम तो आशावान लोग हैं। हमसे बात करके कैसा लगा आपको? अरे आनंद आ गया, बिल्कुल लगा ही नहीं कि इंटरव्यू दिया जा रहा है। ठीक है, और ईमानदारी बताओ, मैंने एक बार सुनीता को इंटरव्यू दिया था, स्वाति को, सुनीता भास्कर, सुनीता भास्कर एरो हल्द्वानी में। वो भी उसने, मैं हल्द्वानी जाता हूँ, दादा कहाँ हो, मैंने कहा हल्द्वानी, कह रहा मेरे ऑफिस में आ जाओ पहले। तो मैं कभी इंटरव्यू नहीं था जिंदगी में, पूरे आंदोलन के दौरान कभी कोई इंटरव्यू। कई बार बाइट ले मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए भैया, किसी और नेता से ले लो, हम बाइट से बहुत दूर रहे। क्योंकि आंदोलन के दौरान क्या होता था कि मायावती उस समय हमारे लिए खलनायक थी एक तरीके से। तो मंच माला माइक मुलायम और मायावती, इन 5 माह से हम दूर रहते थे। ठीक है, ना मंच पे चढ़ते थे, ना माला पहनते थे, ना माइक पे बोलते थे, हम सड़कों पे बोलते थे। आज भी सड़कों पे बोलते हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, बोलते रहेंगे जब तक है सांस तब तक आस। उम्मीद है उत्तराखंड में अच्छा होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि विकास के मामले में जब इस सही जगह बात हो रही हो, वहां पे दल नहीं देखने चाहिए। फिर अगर कांग्रेस के पास कोई अच्छा आइडिया है तो मुख्यमंत्री बुला के बोलना चाहिए, हाँ भाई बताओ तुम्हारा क्या आइडिया है। ये कांग्रेस सत्ता में, बीजेपी को कोई आइडिया है तो बिल्कुल बुलाओ। ऐसा तो ये तो वाली बात होगी, नहीं जैसे कल्पना वाली बात नहीं, कल्पना नहीं थी, हकीकत हो चुकी है, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, नेहरू के जमाने में मुख्यमंत्री कौन थे? अंबेडकर, बिल्कुल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के नहीं थे? कांग्रेस के थे? नहीं थे ना, बीजेपी कांग्रेस के नहीं थे। मंत्री बने। अभी क्यों नहीं हो सकता? मंत्री पद बनाओ ना, सलाहकार बोर्ड बना लो ना एक। नेहरू के टाइम तो वाला सिनेरियो चल रहा था ना कि सभी क्रांतिकारी हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, यहाँ भी तो सभी क्रांतिकारी हैं भाई। गणेश जोशी जी आंदोलनकारी रहे, हमारे साथ रहे। विनोद चमोरी जी आंदोलनकारी रहे, हमारे साथ रहे। सुनील गामा आंदोलनकारी रहे, हमारे साथ रहे। हम तो साथ में थे उस समय। कांग्रेसी भी थे, गामा जी भी थे, चमोरी जी भी थे, गणेश जोशी भी थे, इधर मैं भी था। कांग्रेस भाजपा कांग्रेस, ये आम आदमी, सब इकट्ठे थे हम लोग। सही बात है। तो अगर कोई विचार दूसरी तरफ से आ रहे हैं तो बिल्कुल उसमें लेने, ये मतलब बेइज्जती थोड़ी हो जाएगी इसमें यार। सही बात है। अगर स्टेट के विकास के लिए कोई ढंग की बात कर रहा है तो किसी भी दल में क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। अल्टीमेटली सब नेताओं का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड का विकास करेंगे। अब ये विकास के लिए अगर उसके बाद अच्छा आइडिया है कि इसलिए उसका आइडिया नहीं लोगे कि वो कांग्रेस का है, या इसलिए उसका आइडिया लोगे कि भाजपा का है। ये स्वस्थ राजनीति कब तक लग रहा है आपको पॉसिबल है? ये होना चाहिए। कब होगी? क्योंकि देखो अपने मुख्यमंत्री धामी जी हैं, युवा हैं, हमसे भी छोटे उम्र में। तो उन युवाओं में अगर ये वो कर सकते हैं, करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उनको हाईकमान भी शायद मना नहीं करेगा, जहां तक मेरा ख्याल है। करण मेहरा है, वो भी हमसे छोटे उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष है। दोनों युवा है यार। बैठो ना शाम को, चाय पियो, अड्डे पे आओ हमारे, दोनों वहां बैठ के चाय पियो। तुम अपनी बात बताओ, तुम अपनी बात बताओ, जो जिसको अच्छी लगे उसको अप्लाई करो, क्या दिक्कत है? अगर बात बोली तर्क वितर्क करो, साबित करो तुम गलत हो या मैं गलत हूँ। इसलिए विधानसभा होना जरूरी क्या है? शाम को करण मेहरा जी को चाय पे बुला लो। और हमें बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। धन्यवाद, नमस्कार। मजा आया।